एक माँ अपने बेटे को, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, रेगिस्तान में जहाँ बंजर जमीन है, तो ऊंट गाड़ी में बैठकर आती है एक ढाबे पर, और ढाबे के जो मालिक होते हैं उनको रिक्वेस्ट करती है कि इस लड़के को रख लो, जो देना है वो दो देना। तो राजस्थानी में वो बोलता है मालिक, अरे इस नन्ही सी जान को मैं यहाँ पर कठे रखूंगा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कराओ। तो उस माँ ने बोला, मालिक मेरे नसीब में पढ़ाई कठे। तो उसने फिर रख लिया। तो 2-3 दिन हुए और उस ढाबे पर एक टेलीविज़न था, उसमें 26 जनवरी के दिन को देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सेना के जवान ऐसे सलाम ठोक रहे थे। और ये सीन वो लड़का देखता है, और दूसरा जो उसके साथी था वो बड़ा था, बड़ी उम्र का था। तो उसने पूछा, अरे भाई साहब ये कौन है जिसको सब खमा घणी कर रहे हैं? तो उसने कहा, वो हमारे देश के राष्ट्रपति है। और वो लड़का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित होता है, इंस्पायर होता है। और उनके भाषण के एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और वो स्टेटमेंट छोटा सा उसके दिमाग में घुस गया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकती है। तो फिर उसकी दोस्ती होती है एक बड़े राजघराने के राजपूत के साथ, जो राजस्थानी राजपूत आते हैं ना, उनके साथ। बहुत अमीर रईस इंसान। उस ढाबे पर विदेशी जो प्रवासी आते हैं, टूरिस्ट, तो वो खाना खाते थे। और उस जो हवेली थी राजपूत की, वहाँ पर उनका रहने का ठिकाना हुआ करता था। तो वहाँ पर वो चाय देने के लिए जाता था, नाश्ता देने के लिए उन टूरिस्टों को जाता था। फिर उसके साथ दोस्ती हुई, और धीरे धीरे उस राजपूत के लड़के के साथ दोस्ती हुई और संबंध आगे बढ़ा। फिर उस राजपूत ने सपोर्ट किया उसको, उसका दिमाग, उसका कैरेक्टर, उसके संस्कार देखकर फिर उसको स्कूल में भेजा गया, और वो पढ़ाई करने लगा। तो दोस्तों, कहानी का मुद्दा ये है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर, यानी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या कोई मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए एक इंसान से एक आम छोटा सा लड़का कितना प्रेरित हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। निधन तो कब का हो गया है, लेकिन वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने वैसे पोस्ट किया है मेरी चैनल पर, इस चैनल पर, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अलविदा कहा। तो ये एक शालीन स्वभाव के सरदार थे। शालीन स्वभाव के सरदार थे। तो उन्होंने
जो कम बोलते थे, तो उनसे हम कैसे प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बहुत कम बोला है, लेकिन उनका एक इंटरव्यू, एक वार्तालाप जो पत्रकार के साथ हुआ था, जिसमें कई कड़े सवाल उनको पूछे गए थे, वैसे मैं उनको एक दृष्टि से देखता हूँ, द इकोनॉमिकल मास्टरमाइंड ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो उन्होंने काम किया वो बहुत काबिल तारीफ था। उन्होंने इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत काम किया, और किसी भी देश की इकोनॉमी जब मजबूत होती है तो वो देश बहुत तरक्की करता है। और ये सरदार जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं कि दूसरे सेक्टर में काम नहीं किया, लेकिन जो इकोनॉमिक सेक्टर में काम हुआ वो नोटिफाइड था। तो वो उस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और इसके बाद मैं उनकी बायोग्राफी पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रयत्न करता हूँ कि हर दिन 10 नए वीडियो अपलोड हो। कई बार 12 भी हो सकते हैं, और कई बार 8-9 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं, जो हो सकते हैं वो। लेकिन सब वीडियो आपके काम के हो न हो, लेकिन कोई एक वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वह आपके हाथ मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं उनके इंटरव्यू के बारे में। उसमें क्या क्या उनको पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की उस आखिरी प्रेस वार्ता, उसका हवाला अक्सर दिया जाता है, चर्चा की जाती है। जो उनका आखिरी इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उसके पहले मनमोहन सिंह थे। उनका स्वभाव एकदम शालीन स्वभाव था, शांत, ज़्यादा बोलते नहीं थे। आज की जो पॉलिटिक्स में तू मैं होती है, ये उसमें नहीं पड़ते थे, काम पर फोकस करते थे। तो उनकी बायोग्राफी में वो बातें मैं कवर करूँगा, लेकिन आज हम उस इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। तो उस इंटरव्यू में उनसे पत्रकारों ने कड़े से कड़े सवाल पूछे थे, जो पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब हर नेता का कैरेक्टर अलग होता है, चारित्र अलग होता है, और कोई मानता है बात करने में। अब मोदी साहब की तो बात ही छोड़ो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप उनके भाषण सुनोगे तो क्या आप उनसे क्या पूछ सकते हो, सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और उनकी यूट्यूब पर चैनल भी है, जो नए अपडेट्स होते हैं वो अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर आप उन पर अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो उस चैनल पर सारे के सारे जो इंटरव्यू भी होते हैं वो भी, और उनके भाषण भी। एक प्रचारक भाषणबाज है नरेंद्र मोदी।
तो कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जबकि मनमोहन सिंह साहब जो थे वो कम बोलते थे। इसलिए उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में जो मोदी पर निशाना साधते हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हैं। अब मनमोहन सिंह ने एक बार अपने बारे में कहा था, मनमोहन सिंह ने, लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। वैसे उन पर एक मूवी बनी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके, हिंदी में है, देखना आप, मिल जाएगी। लेकिन मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। ये मनमोहन सिंह के शब्द है कि लोग मुझे एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, लेकिन मैं एक एक्सीडेंटल वित्त मंत्री यानी नाणा मंत्री होते हैं वो, तो मैं एक एक्सीडेंटल मिनिस्टर भी था और प्राइम मिनिस्टर भी हूँ। सब कुछ एक्सीडेंटल हुआ है, उनका कहना था। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक रूप से, कुछ पहले से तय नहीं हुआ है, और उन्होंने भी तय नहीं किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या एक वित्त मंत्री बनूं। ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ, नेचुरली हुआ। तो प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी, अब चुनाव 2014 में हुआ था ना, तो 3 जनवरी 2014 को हुई थी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली थी। उनसे सवाल पूछे गए थे। तो आइए जानते हैं उनको क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो उस दौरान कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान 2014 में जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं देश के अन्य राज्यों में, उसमें शायद 2014 में मैं छोटा था, तब पढ़ता था मैं, तो उस वक्त मैंने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए, फिर बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई थी केंद्र की जो लोकसभा के इलेक्शन में। तो उस दौरान चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सामना करना पड़ा था। तो इन चुनावों में दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार काफी अहम थी। अब अन्य राज्यों में तो हार हुई थी, लेकिन जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव यानी राज्य लेवल की जो चुनाव हुई थी, उसमें जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी वो काफी अहम थी, खास थी, इम्पोर्टेंट थी। वैसे जब देश आज़ाद हुआ तब शायद कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं थी हमारे देश में, इसलिए बहुत बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नोटिफाइड डेवलपमेंट इस देश में हुआ नहीं। तो फिर उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब हमारे गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उन्होंने 2001 से शुरू किया काम, नए सिरे से शुरू किया और डेवलपमेंट को एक मूवमेंट यानी आंदोलन बना दिया। और आज देश डेवलपमेंट की भारतीय जनता पार्टी
डेवलपमेंट का नेतृत्व कर रही है, तो उनको उतना समय मिला 2014 तक, खास करके उस वक्त तक कांग्रेस के नेताओं ने कुछ किया नहीं। यानी मैं यहाँ कोई पार्टी की प्रमोशन या डिप्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से यानी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ऐसे ही एक छोटा किसान हूँ और यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड करता हूँ, जिसमें कुछ विश्लेषण करके जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ। उनको पसंद आते हैं तो वो देखते ही, वरना छोड़ देते हैं। तो दिल्ली के जो राज्य लेवल के जो चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस की हार हुई वो थोड़ी अहम थी, जहां अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। उस दौरान अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और निशाने पर केंद्र सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में क्या हुआ, अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का ट्रिगर केंद्र सरकार थी। यानी जो देश की केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी छवि गिराने के लिए उस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे। तो मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही देश के सामने आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक मंदी की चर्चा की। क्या मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में देश की जो आर्थिक चुनौतियां थी, यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर पर काम करना पड़ता है, और ये मनमोहन सिंह कर रहे थे और काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो इस विषय के इकोनॉमिक सेक्टर के एक्सपर्ट थे, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो वैश्विक आर्थिक मंदी की भी उन्होंने थोड़ी बातें की इस कॉन्फ्रेंस में, यानी चर्चा में, जो वार्तालाप हुआ उसमें, जिसमें कई कड़े सवाल पूछे गए थे उनको। और वो कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उसका आगे मैं आपको विश्लेषण करूंगा। तो देश में बढ़ती महंगाई, यानी जो इन्फ्लेशन, महंगाई, उसको भी मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में स्वीकार किया था कि नहीं, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था। अब नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिनमें उन्हें कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले तो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सरकार पर, उस पर सवाल खड़ा किया गया पत्रकारों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मनमोहन सिंह से पूछा गया कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं, अब ध्यान देना। उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि यूपीए 1 से यूपीए 2, यानी 2 टर्म्स की बात की जा रही है, यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में। तो लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो छवि थी, आपको नहीं लगता है कि जब
कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो वो छवि दागदार हुई है। क्या पूछा गया कि सरकार पर, आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अब आपकी छवि जो है एक इंसान के नाते वो मिस्टर क्लीन यानी क्लीन चिट छवि थी उनकी। तो क्या आपको, आप जब कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो वो छवि जिस पर दाग लगा है ऐसा आपको लगता है? ऐसा सवाल उनसे पूछा गया। अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो हम देखते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा, जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है तो इनमें से ज़्यादातर आरोप यूपीए की पहली टर्म से जुड़े हैं। अब कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों ही यूपीए 1 के दौर के हैं। उन्होंने एनालाइज किया कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सरकार पर वो पहली टर्म्स के हैं और उसमें कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो यूपीए की पहली टर्म के हैं। हम अपने काम के आधार पर वोटर के सामने गए, नागरिकों के सामने अपने काम के आधार पर, मनमोहन सिंह कह रहे हैं, और भारत की जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया, फिर जिताया। उन पर, उनकी सरकार पर पहली टर्म्स में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन फिर भी दूसरी टर्म्स में जब इलेक्शन हुआ केंद्र में, तब उनकी पार्टी के जो नेता थे जो सरकार में काम कर रहे थे, तो तहसील से लेकर जिले तक और जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर देश लेवल तक जनता ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। ये उनका कहना था। तो अब आप बताओ कि जनता ने उन्हें क्यों जिताया, जबकि उन पर पहली टर्म्स में उन पर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कोल ब्लॉक आवंटन, इन दोनों पर भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा आरोप लगा था उनकी सरकार पर, फिर भी वो जीत गए केंद्र में। तो अब आगे देखते हैं। ये मुद्दे समय समय पर मीडिया, सीएजी और कोर्ट में उठता रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उस वक्त की बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे जो भ्रष्टाचार के हैं वो मीडिया, सीएजी और कोर्ट में उठते रहे हैं, लेकिन भारत की जनता ने हम पर दोबारा भरोसा जताया और भ्रष्टाचार के आरोपों को मुझसे या मेरी पार्टी से नहीं जोड़ा। अब मीडिया, सीएजी, कोर्ट में ये मामले उठते रहे थे भ्रष्टाचार के, लेकिन भारत की जनता ने हमें दोबारा भरोसा जताया और भ्रष्टाचार के आरोपों को, जो आरोप लगे थे उनकी सरकार, उन आरोपों को मुझसे और मेरी पार्टी से नहीं जोड़ा। अब जो कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के जो उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो ये विभाग किस पार्टी के नेता के पास था ये मायने रखता है। अब उस विभाग में अगर भ्रष्टाचार हुआ है और वो आदमी, वो नेता अगर भाजपा का है तो फिर तो उनकी जिम्मेवारी आई ना, या किसी दूसरी पार्टी का है। तो आप अगर डीप में जाना चाहते हो इसके जवाब के अंदर, तो आपको ये देखना होगा कि उस वक्त जिस फील्ड में देश के अन्य कई तरह के, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, रक्षा विभाग होता है, वित्त मंत्रालय होता है, कई अलग अलग प्रकार के मंत्रालय होते हैं,
टेक्नोलॉजी और अनुसंधान विकास को उस विभाग के मंत्रालय होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्री होती है। तो ये जो जिस मिनिस्ट्री पर, जिस विभाग में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उस वक्त वो मिनिस्ट्री का चार्ज किसके पास था, ये मायने रखता है। तो क्या सच में कांग्रेस का नेता था? तो फिर ये आरोप सच्चे है, क्योंकि उनका ही नेता था, तो उनको किसी ने तो सपोर्ट किया होगा ना, तभी भ्रष्टाचार हुआ ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमें इससे कुछ पॉलिटिक्स में घुस नहीं जाना है, लेकिन सीखना है और जनता को सरकार से सवाल उठाने हैं। सिर्फ मीडिया की ये जिम्मेवारी नहीं है, हमें भी, मैं भी चौकीदार हूँ, इस तरह हमें भी चौकीदार रहना चाहिए। अब जो बड़ी पोजीशन पर होते हैं लोग, वो अक्सर ऐसे नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बड़े लोगों की पावर गेम होती है, जिसमें सत्ता में आने के लिए लोग कई प्रकार के आचकंडे अपनाते हैं। तो सब कुछ जो कचरा आता है ना मीडिया में, वो सच मानना नहीं चाहिए, उसमें रिसर्च करनी चाहिए, या उसको पेंडिंग रखना चाहिए हमारे दिमाग में कि इसका हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो इसमें उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हो तो अब भ्रष्टाचार मुद्दे पर उनसे फिर सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, क्या आपको नहीं लगता है कि यूपीए 1 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आपकी सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? अब पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो यूपीए 1 यानी पहली जो टर्म्स आपके आगे की थी, उसमें जो उसके दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पर, आपकी सरकार पर लगे थे, तो उसके लिए क्या आपकी सरकार थोड़ी सी भी परेशान हुई या इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ी? ऐसा सवाल उनको पूछा गया। तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया कि मैं इस मामले में थोड़ा दुखी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। क्या मैं इस मामले में थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन अब सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में तो होता है, लेकिन वो ऊपर छल्ले रीत से काम करते हैं। डीप में जाएंगे तो उनके पास उतना तो टाइम नहीं होता है प्रधानमंत्री के पास। तो वो जिस प्रकार का था वो ब्रीफिंग कर दिया होगा उन्होंने, जैसे कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ऐसा उन्होंने ब्रीफिंग कर दिया होगा मिनिस्ट्री को। फिर जो हुआ वो तो पता नहीं है क्या हुआ। तो ये उनको दुख हुआ, ये उनको कीमत चुकानी पड़ी उनकी सरकार को, कि मैंने ही साला कहा था और फिर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पारदर्शी और निष्पक्ष हो, मैंने ऐसा आग्रह किया था, फिर भी ऐसा हुआ। अब मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया गया। अब सरकार को कोल ब्लॉक जो बेचना था, तो उसकी नीलामी के आधार पर हो, ऐसा नहीं कि अपने रिश्तेदार को पकड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं। पारदर्शी और निष्पक्ष, और वो भी नीलामी के तौर पर। जो ज़्यादा पैसा देता है उनको ही ये दिया जाएगा। कोई कंपनी होगी कोल ब्लॉक, या आईटी विभाग की कोई कंपनी होगी कोल ब्लॉक आवंटन, मुझे भी पता नहीं। तो नीलामी के आधार पर हो, ऐसा मैंने आग्रह किया था, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया गया।
इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था। इस मामले में विपक्ष जिसका अपना स्वार्थ निहित था, ये मनमोहन सिंह के शब्द। अब कुछ मौकों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया। मीडिया यानी उनके सपोर्ट में आ गया। अब जो विपक्ष था वो इन भ्रष्टाचार के आरोपों पर जोर दे रहा था ताकि केंद्र में या जो कांग्रेस की सरकार है उसकी छवि नीचे गिर जाए। उसके लिए उनका तो अपना निहित स्वार्थ था विपक्ष का, लेकिन कुछ मौकों पर तो मीडिया उनके हाथ का खिलौना बन गया, यानी मीडिया को भी विपक्ष कंट्रोल करने लगा। मैंने आगे कहा कि मीडिया में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब सच नहीं होता है, उसमें खिचड़ी पकाई जाती है। अब उसमें एक इमेज, किसी पार्टी किसी व्यक्ति की इमेज अच्छी बनी रहे इस प्रकार का, या तोड़ दी जाए उसकी इमेज, छवि खराब नंगी कर दी जाए उसकी छवि, ऐसा राजनीति में होता है। तो इसलिए मीडिया ने भी कुछ हद तक विपक्ष को सपोर्ट दिया इन भ्रष्टाचार के आरोपों पर। अब विपक्ष तो खड़ा होने ही वाला है। जब भ्रष्टाचार का शब्द पड़ा और विपक्ष खड़ा हो गया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अब हुआ ना हुआ, क्या हुआ उस रात क्या हुआ वो तो किसी को भी पता नहीं होता है, लेकिन उनको तो चार्ज में आना है, यानी सरकार में आना है, तो फिर वो सपोर्ट तो करेंगे और सवाल उठाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो विपक्ष जो कांग्रेस थी उनके नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये तो मोदी ने खेल खेला है, देश को बेवकूफ़ बनाया है, अपने ही देश में ऐसा ड्रामा करके दिखाया और मीडिया के अंदर परोस दिया लोगों को। अब इस प्रकार का होता है दोस्तों राजनीति, जिसमें आधारहीन स्टेटमेंट बोले जाते हैं अपनी छवि बरकरार रखने के लिए। लेकिन कोई प्रधानमंत्री इतना ऐसा नहीं कर सकता, उन पर भी रेगुलेशन लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि राजा बन गया मतलब ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, यहाँ पर काम तमाम हो जाता है अगर अपने मन की चलाए तो। अब इसलिए हम पॉइंट पर आते हैं मनमोहन सिंह के इंटरव्यू के। तो इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, यानी उनके कार्यकाल का, तो हम बेदाग बाहर आएंगे, क्योंकि उस वक्त आरोप लगे थे, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा होगा। लेकिन एक दिन या एक महीने में तो कोई रिपोर्ट आने वाला नहीं है। सरकार है भाई, अपने हिसाब से चलती है। तो उन्होंने कहा कि जब भी इसका इतिहास, यानी आने वाले समय में, अब तो स्वर्गस्थ हो गए हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शालीन स्वभाव के सरदार, जिन्होंने देश के स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया। तो एक बार मेरे साथ बोलो। अब वीडियो आज अपलोड हो रहा है, लेकिन अगर आप 30 साल बाद भी देख रहे हो तो बोलना कि उनकी आत्मा को सुख शांति और समृद्धि मिले, ऐसा अंदर से बोलना, क्योंकि ये भी उन्होंने भी कभी हमारे देश के लिए कुछ किया था। अब प्रधानमंत्री की जो पोजीशन होती है ना, वहाँ पर किसी आदमी को अगर 1 घंटे के लिए बिठा दिया जाए और चार्ज दिया जाए तो उसके हाथों से कई सारी देश की सेवा हो जाएगी। ये ऐसी पोजीशन है।
प्रधानमंत्री। तो ये तो कई सालों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब उनका इतिहास और वो बेदाग बाहर आएंगे क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। अब उसका रिपोर्ट क्या आया भ्रष्टाचार का मुझे पता नहीं है। अब मोदी सरकार आई और ये 2025 आ गया और ये बात हो रही है 2014 के जो इंटरव्यू हुआ था उसमें, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। जो हमारी एजेंसी है उसने इन्वेस्टिगेशन किया होगा कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, वाकई क्या हुआ है। तो उसका रिपोर्ट आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो या आप कमेंट करोगे तो उसका रिपोर्ट मैं खोज कर निकालूंगा और उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है। लेकिन इस समस्या की दिशा को, ये जो समस्या थी इसकी दिशा को मीडिया कुछ मौकों पर सीएजी और अन्य लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ये बात उनकी सच है कि देश में कुछ गलत हुआ है। तो उसमें क्या होता है पता है, मीडिया, लोग, सब कुछ मरी मसाला डाल 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 कर उसको जो मसालेदार बनाते हैं ना कहानी उसकी, वो बड़ी मज़ेदार होती है, लेकिन तथ्य और सत्य उससे दूर होता है। जो मनपसंद बातें होती है ना एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो सब कुछ मरी मसाला अंदर खिचड़ी पकाई हुई होती है। इसलिए सच को ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूज़ आ गया और मान लिया, सब कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए जिस तरह विपक्ष सवाल उठाती है उस तरह सवाल तो उठाने चाहिए, लेकिन उसके प्रूफ भी मांगने चाहिए। लेकिन मोदी साहब ने जो 2019 में रजत मेहता के साथ इंटरव्यू में कहा था कि हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उसको मानना भी तो उनकी जिम्मेवारी है ना, उसको मानना तो जिम्मेवारी है। अगर सच को ही हम न माने तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए। सच होता है उसको मानना तो चाहिए ना। ऐसा मोदी साहब ने कहा था 2019 में जब लोकसभा की इलेक्शन थी, तब इंटरव्यू के दौरान रजत शर्मा ने उनको पूछा था कि क्या साहब ये इसके मामले में आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो सब मोदी ने ड्रामा किया है अंदर अंदर देश के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आतंकवादियों के खिलाफ, हमारे जांबाज जवानों ने अंदर जाकर घर में घुसकर मारा था और ये मोदी है। यानी सब कुछ अच्छा नहीं मोदी सरकार में भी, और कोई एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और गांव से लेकर तहसील तक, तहसील से लेकर जिले तक, जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर राष्ट्र तक पूरा प्रशासन काम करता है। तो पूरे प्रशासन में अगर अब देश में कितने तहसील है, कितने गांव है, तो कुछ गड़बड़ होती है तो सभी जगहों पर तो प्रधानमंत्री की कोई पहुंच नहीं होती है, इसलिए कुछ गड़बड़ तो होती है। इसके लिए हम सब साथ मिलकर पारदर्शिता ला सकते हैं सभी चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि हमारी छवि एकदम स्पष्ट होगी, लेकिन सीएजी और मीडिया ने और अन्य लोगों ने, यानी जो राजनीति को जो विश्लेषक होते हैं उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर उसको पेश किया। अब यह वो दौर था जब केंद्र सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। ये सिलसिला जारी था। विपक्षी दल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जो हुई थी उसमें उसका और कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम के जो आवंटन के भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है कई मसलों पर, जो भ्रष्टाचार होता है, सरकार में कुछ गलतियां होती है तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की पोजीशन में अगर कोई अफसर है या कोई नेता है तो आप उसको समझते हो कि ये तो साला राजा है, लेकिन राजा नहीं होता है, उनको भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिलती है और कुछ गलत हो जाता है ना, और विपक्ष तो बैठा ही होता है बैंड बजाने के लिए। कुछ भी पकड़ा गया तो विपक्ष लेकर निकल पड़ेगा, लोगों को लेकर आंदोलन होंगे, मूवमेंट होंगे। राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन राजनीति भी पारदर्शी होनी चाहिए। तो ये वो दौर था जब सरकार पर, केंद्रीय सरकार पर आरोप लग रहे थे, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुई थी उस पर कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है सीबीआई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तखलत टिप्पणी की थी। अब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनके कई मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसमें से शायद ये जो मंत्रालय में कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पर कहा गया है, और 2 कंपनियों की मैं शायद बात कर रही है, उसके आवंटन की यानी बेचने की कुछ बात हो रही है। तो उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे उन मिनिस्टर मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी पर उनसे सवाल किया गया कि अपने मंत्रियों पर कार्यवाही करने में नाकाम रहे हैं। इसी पर उनसे मनमोहन सिंह से एक सवाल किया गया कि अपने मंत्रियों पर कार्यवाही करने में नाकाम रहे हैं आप, अपने मंत्रियों को काबू कर पाए हैं आप, ऐसा पूछा गया उनसे। तो उस पर मनमोहन सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज़्यादा उदार होगा। अब मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि मैं मानता हूं कि इतिहास, अब ये मानते थे कि ये जो आरोपों का भ्रष्टाचार हो या किसी भी आरोपों का सिलसिला जारी है, इसका मेरे रहते हुए तो कोई इन्वेस्टिगेशन होकर कोई क्लीन चिट रिपोर्ट आएगा नहीं, इसलिए ये इतिहास की बात करते रहते हैं, करते रहे थे कि मेरे प्रति आज के मीडिया में जो चल रहा है उसके बजाय, उसके मुकाबले इतिहास मेरे लिए उदार होगा, यानी मुझे अपनाएगा कि नहीं, सच ये था और उस वक्त ये कहा जा रहा था, और आज तो स्वर्गस्थ हो गए। अब चाहे जो कुछ भी हुआ, क्या न हुआ, उसका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन क्या सच में भ्रष्टाचार हुआ था नहीं हुआ था मुझे पता नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी आई, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन तो जारी रहता है, कोई भी सरकार आई। तो उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या आया वो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, शायद इंग्लिश में ही होगा, लेकिन ट्रांसलेटर की मदद से आप पढ़ सकते हो। और आप अगर कमेंट करोगे, वैसे तो मैंने कहा कि कमेंट करो मत करो, लेकिन फिर भी अगर आपको कमेंट, ऐसा नहीं कि मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपको छूट देता हूँ कि आप कमेंट करो या ना करो, ऐसा मजबूरी में कुछ नहीं करना है। और वैसे भी मैं मेरे सभी वीडियो पर जब वीडियो चालू होता है ना, शुरू होता है, तब इधर आई बटन पर मजबूरी में कभी मत देखना लिख देता हूँ, और उसमें भी उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे वीडियो पर चले जाओगे, और उसमें भी लिखा होगा मजबूरी में मत देखना।
क्योंकि मैं किसी को मजबूर होकर नहीं देखना चाहता। तो मनमोहन सिंह ने से एक पत्रकार ने सवाल किया, पिछले 9-10 साल में क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, ऐसा आपको लगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैंने कभी ऐसा महसूस तो नहीं किया कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरदार थे भैया, डोंट गिव अप, डटे रहेंगे। मैंने अपने काम का खुद आनंद लिया। और इस पोजीशन पर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई प्रधानमंत्री जो होता है ना, तो उसके सामने एक मिनट में एक चैलेंजेस आता है, एवरेज हर रोज 365 दिन। एक मिनट में कहीं से भी फोन आ जाता है कि साहब ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये मनमोहन सिंह का जवाब था कि मैंने अपने काम का आनंद लिया। अब अगर वो सभी चीज़ों को अपने मत्थे पर लेकर स्ट्रेस लिया होता तो दिमाग खिसक जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ सीखना है इसमें से, तो वो देश का प्रधानमंत्री कोई इतना टेंशन नहीं लेता है। तो आप तो सिर्फ अपना घर चलाना है, अपने से जो बनता है वो काम करना है, क्योंकि परिणाम तो भगवान देता है ना, अपने हाथ अपने बस में तो कुछ है नहीं। इसलिए परिणाम जो कुछ भी मिले, अपना कर्म करते रहो। तो उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने अपने काम का आनंद लिया। मैंने बिना किसी डर या पक्षपात के अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने की कोशिश की। मनमोहन सिंह को आमतौर पर कम बोलने वाले लोगों में शुमार किया जाता था, ये तो हम मानते हैं सब लोग। तो उनसे इस मामले में भी सवाल किया गया कि पिछले 10 साल में आप पर सबसे ज्यादा चुप रहने का आरोप लगा है। अब ये भी क्या यार आरोप होता है चुप रहने का? एक प्रधानमंत्री को आजादी नहीं होती है, सब कुछ बोलना ही चाहिए, बोलकर ही जीतना चाहिए, कुछ करके जीतना चाहिए। अब पॉलिटिक्स में वैसे हमारे मोदी साहब पर भी कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, नेता लोग, जनता तो नहीं कमेंट करती है लेकिन नेता लोग कई बार कमेंट करते हैं बहुत बुरी, जिसमें गुस्सा आ जाता है उस प्रकार की। तो दोस्तों उसमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे कमेंट्स पास किए जाते हैं। वैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया था इसमें कि नरेंद्र मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब मैंने उसके बाद कहा कि 2019 में उन्हें पूछा गया था और अक्षय कुमार के साथ उनसे इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्हें अक्षय कुमार ने पूछा था कि क्या आपको कभी गुस्सा आता है? तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया था। उस इंटरव्यू में देखना आप, मैंने देखा है 3-4 बार। तो इसमें जो होते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, उसमें उस पोजीशन पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसका तार्किक जवाब देना होता है, जिसमें लॉजिक लगता है और लॉजिकल सिस्टम से उसे पूछा जाता है। एक सवाल को आप कई तरह से पूछ सकते हो, जिसका जवाब सामने वाला इंसान शायद न दे पाए, उस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो उनको पूछा गया था कि आप पर चुप रहने का आरोप लगा था, तो ऐसी कोई कमी लगती है कि आपको वहां बोलना था और आप नहीं बोल सके? ऐसा पूछा गया कि बोलना था लेकिन आप नहीं बोल सके। तो उन्होंने जवाब में कहा
कि जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ती है पार्टी फोरम में मैं बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। मनमोहन सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लोग उन्हें एक गैर राजनीतिक यानी राजनीति से, पॉलिटिक्स से अलग, साफ छवि वाला अर्थशास्त्री के तौर पर देख रहे थे। उनसे पूछा गया कि आगे लोग उन्हें किस रूप में देखें, आगे आपको किस तरह के नेता के रूप में माने लोग। तो उनका कहना था कि मैं जैसे पहले था वैसा ही आज भी हूँ। वैसे इंसान को अब मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ कि इंसान को किसी दूसरे लोगों को या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जिसमें कई लोग तो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मुझे लोग इस तरह से यार देखते हैं, मुझे, अरे यार तू कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, तो जैसे हो वैसे ही रहो। और पाप और पुण्य की व्याख्या, डेफिनेशन क्या है पता है? जो आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो वो सब होता है पाप। और जो आप खुद की यानी अपने भगवान यानी अंदर जो दिल में बैठा है उसको दिखाने के लिए करते हो जो काम, वो होता है पुण्य। तो मैं जैसे पहले था वैसा ही आज भी हूँ, उन्होंने कहा था उस दौरान। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने की कोशिश भी की है। मैंने कभी अपने दफ्तर का इस्तेमाल अपने मित्रों और रिश्तेदारों के फायदे के लिए नहीं किया। और ये कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह का नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई मंत्री कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर रेगुलेशन लागते हैं। तो मनमोहन सिंह सरकार पर विपक्ष का यह आरोप भी होता था कि वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के इशारे पर चलते हैं, यानी रिमोट गवर्नमेंट जो कहते थे ना मोदी 2014 के इलेक्शन में। तो इस सवाल पर मनमोहन सिंह ने कहा इसमें कोई नुकसान नहीं है। पार्टी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लगता है कि उनका कोई नजरिया सरकार की सोच में झलकना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी सरकार की मदद के लिए ही है। अगर उन्हें लगता है कि सरकार में यह सुधार होना चाहिए, यानी पार्टी का कोई कार्यकर्ता से लेकर कोई भी पोजीशन तक सरकार में अपनी राय रख सकता है, ऐसा मनमोहन सिंह का कहना था। तो विपक्ष उस वक्त ये बोल रही थी कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उनको थोड़ा लगता है कि सरकार में ये काम होना चाहिए तो वो अपनी राय प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार का था। अब थोड़े छवि से जुड़े यानी उनके कैरेक्टर से जुड़े थोड़े सवाल उठे थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह से सवाल किया गया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उस वक्त का गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं मानते कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। उनका कहना था कि यह फैसला इतिहास को करना है, यानी सब कुछ मेरे यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था उसमें जो आरोप प्रत्यारोप लगे और उसका कुछ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो सब कुछ इतिहास फैसला करेगा, उन्होंने कहा था। फिर बीजेपी और इसके सहयोगी जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अगर आपके मजबूत प्रधानमंत्री बनने का मतलब अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल है तो मैं नहीं मानता कि देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ट्रिगर किया सीधा कि मोदी और उनके सहयोगी बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कमज़ोर।
लेकिन गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी की सरकार तब थी, तो उन्होंने एग्जाम्पल देकर कहा कि ऐसे कत्लेआम करने वाले प्रधानमंत्री की हमें आवश्यकता नहीं है देश को। यानी नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर कहते थे वो कि नरेंद्र मोदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके राज में तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब यार मैं तो जाति पाति धर्म में नहीं मानता, क्योंकि जो देश जाति, और वो भी हमारे देश में तो कितनी जातियां हैं, अनगिनत। हमारे यहाँ पटेल होता है तो उसकी भी पेटा ज्ञाति होती है, और उसकी भी पेटा ज्ञाति होती है, और उसकी भी अलग 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 उस तरह से शाखाएं जुड़ी होती है। तो अगर हम जाति पर बांटने लगेंगे तो क्या होगा, आप ही सोचो। 130 करोड़ जनता है ना, 135 करोड़ या 130 करोड़ समझ लो, 10-10 करोड़ का देश बन जाएगा पूरा का पूरा। अगर जातिवाद पर इतना आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान, ये नेता हिंदू का है, ये नेता मुसलमान का है, ऐसा नहीं है। नेता तो राष्ट्र का होता है, नेता किसी समुदाय का नहीं होता है। अब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आरटीआई, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम हुए थे। हालांकि इस दौरान आर्थिक मंदी, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसी वजहों से भी उनकी सरकार परेशान रही थी। तो उनका कहना था, दुनिया भर में आर्थिक संकट, यूरो जोन के संकट और दुनिया के अन्य देशों में मौजूद संकट को देखते हुए मैं मानता हूं कि मैंने विकास के कार्यों के लिए अच्छा काम किया, जिसे हमने पिछले 10 साल से बरकरार रखा है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा कार्यकाल अनसक्सेसफुल कार्यकाल के तौर पर देखा जाएगा। यानी मैं तो यार मानता हूं कि जितने भी प्रधानमंत्री आए, सब ने देश के लिए कुछ न कुछ किया है। हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि अगर हम सवाल उठाते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो पहले खुद पर सवाल उठाना चाहिए कि मैंने क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यह सवाल भी किया गया कि वो साफ छवि के साथ आए थे, लेकिन 10 साल के बाद इस छवि को कैसे देखते हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी केजरीवाल की, उनके कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आई है। अब जो दिल्ली में सरकार आई ना, कांग्रेस हार गया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में आई, तो वो भ्रष्टाचार को टूल्स की तरह यूज किया था उन्होंने, और उसके दम पर सरकार बना ली दिल्ली में केजरीवाल ने। अब मनमोहन सिंह ने इसके जवाब में कहा था, लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। मुझे लगता है कि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। समय ही इस बात का जवाब देगा कि इस तरह के प्रयोग क्या आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। अब राजनीति में कोई नेता अपना विजन लेकर आता है, लेकिन विजन पूरा करने के लिए किसी गलत नेगेटिव पॉइंट को टूल्स की तरह यूज करके कुछ लोगों का बुरा करके पावर में नहीं आ सकता है। और बिना, मैंने एक वीडियो में बताया है आपको कि बिना पावर में आए भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इससे जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और निश्चित तौर पर आप यानी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सफल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल होंगे या नहीं, इस समय इसका जवाब देगा। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से निपटना
कोई आसान काम नहीं है। हमें सामूहिक रूप से इसके लिए काम करना होगा। यह काम एक पार्टी नहीं कर सकती, पूरा देश कर सकता है। और इसके लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नंबर जारी किया है, जिस पर आप व्हाट्सएप पर वीडियो भेज सकते हैं। भ्रष्टाचार का कोई केस होता है तो ये बहुत जमीनी लेवल पर काम हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार में, और इसकी मैं तारीफ करता हूँ। और आप भी इसकी कद्र करना, बहुत अच्छा काम किया है। तो उस दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, और उनसे सवाल किया गया कि हर कोई कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार की नकारात्मक छवि की वजह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है, यानी प्रधानमंत्री के कारण कांग्रेस पार्टी हार रही है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो मनमोहन सिंह ने सीधे अपनी सरकार की छवि पर लगे आरोपों पर कहा कि यह मेरा नजरिया नहीं है, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ इसे। और अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, अगर आपको सब लोग ऐसा कहेंगे कि तुम खराब इंसान हो, तो इसमें आप क्या करोगे? सबके सबके साथ युद्ध करोगे? तो ये इस प्रकार का ही हुआ। अब पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कारण उनकी पार्टी की हार हो रही है, तो क्या वो नेता पूरे देश का मुंह बंद करवाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह फैसला इतिहासकारों को करना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो जिन परिस्थितियों और आर्थिक मंदी के हालात में मैंने काम किया है, मैंने बेहतर काम किया है। हमने अपने 9 साल के शासनकाल में भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास दर को बनाए रखा। सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहा इनकी सरकार का? तो मनमोहन सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह कांग्रेस या यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। ऐसे में उनसे अपने कार्यकाल का सबसे बेहतरीन और सबसे बुरा वक्त बारे में पूछा गया उनसे। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें इसे याद करने के लिए समय चाहिए थोड़ा। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते को अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया। अमेरिका से परमाणु समझौता करने के मुद्दे पर मनमोहन सिंह की यूपीए की पहली टर्म्स की सरकार जो थी, वो भी खतरे में आ गई थी जब वाम दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, और उनसे साल 1984 में हुए सिख विरोध दंगे और पीड़ितों के इंसाफ से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। उस वक्त एक खालिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आ ही गया होता, ऐसा बना था हमारे देश में। और हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तो अब जब उसमें दंगे हुए थे, उसका नेतृत्व जो सिख होते हैं ना, वो कर रहे थे। तो मनमोहन सिंह भी सिख थे, तो उनसे पूछा गया था कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा था, हमारी सरकार ने इस मामले पर बहुत कुछ किया है, और मैंने संसद में अपनी सरकार और देश की तरफ से सिख समुदाय से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। अपने समुदाय से, समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने माफी मांगी थी कि जो ये कुछ भी हुआ इतिहास में, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। संसद में माफी मांगी थी। कोई किसी की जिंदगी के बदले कोई मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक संभव हुआ हमने पीड़ित परिवारों को मदद दी है। मनमोहन सिंह से पूछा गया कि क्यों आपको अपने कार्यकाल में
किसी बात का पछतावा होता है? तो उन्होंने कहा था, मैंने इस बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा है, लेकिन मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हमने जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी उसमें अच्छे नतीजे मिले हैं, लेकिन इस मामले में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मनमोहन सिंह से अगला सवाल पूछा गया, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ओवररेटेड अर्थशास्त्री और अंडररेटेड राजनीतिज्ञ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने, अब ये एक क्यूरियस यानी जिज्ञासा जगाने वाला प्रश्न है, तो उन्होंने कहा, आप या देश मेरे बारे में क्या सोचते हैं? यह ऐसी बात है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब प्रधानमंत्री बना था तो यह एक सामान्य अवधारणा थी, यानी लोग ऐसा मानते थे, सामान्य मानते थे कि कांग्रेस ने कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, पूर्ण बहुमत की ही सरकार चलाई है। लेकिन कांग्रेस ने 2 कार्यकाल के लिए गठबंधन की सरकार चलाने में कामयाबी हासिल की। तो ये था आखिरी सवाल और आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न विश्लेषण। तो मैं अब आपसे रजा मांगता हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करो या न करो, लाइक शेयर कमेंट करो या न करो, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। तो ऐसे ही वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।